नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में जुटी बीजेपी सपा के पीडीए का तोड़ निकालने में जुटी हुई है। ये वजह है कि बीजेपी अलग अलग जातियों के साथ मीटिंग करने की सोच रही है। वहीं बीजेपी पिछड़े जाति के युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने की फिराक में पूरी तरह से लग गई है। ये वजह है कि बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकालने का ऐलान उन्होंने किया है। इस दिन को बीजेपी पिछड़ा दिवस मोर्चा और विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है। दरअसल पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर लागू किए जाने की तैयारी हो रही है। सीएम योगी के निर्देश पर 17 सितंबर से शुरू हो रही इस योजना में प्रदेश से अधिक कामगारों यानी विश्वकर्मा को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत 18 ट्रेडर्स से जुड़े कामगारों यानी विश्वकर्मा को लाभ दिए जाने की योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी ट्रेडर्स में विश्वकर्मा का कौशल निखारने के लिए प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से ट्रेनिंग दिलाएगी। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ क्या है, आपको बता दें किसको किसको इसका लाभ मिलेगा। बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा एवं टूल किट बनाने वाला, मरम्मतकार, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, क्वांच, बुनकर, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, माली, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले जैसे पारंपरिक कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना से देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ मिलेगा। योजना के प्रथम चरण में कामगारों को 5% की ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन भी मिलेगा। वहीं अगले चरण में यह राशि 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए 24 की लड़ाई जो है ना वो पीडीए पर आ गई है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा इन्हीं पर आकर रुक गई है। देखिए, और इसकी जो कमान है बीजेपी के जो ओबीसी संगठन के लोग हैं उन्होंने संभाल ली है और वो कई इस तरह की योजना बना रहे हैं ताकि युवा वर्ग भी उनके साथ जुड़े। लेकिन ये जो विश्वकर्मा योजना है वो काफी लाभदायक हो सकता है बीजेपी के लिए। 17 सितंबर को जब पीएम मोदी का जन्मदिन होगा उस दिन इस योजना को लागू किया जाएगा और बाइक रैली भी निकाली जाएगी उत्तर प्रदेश में। अब ये काट कहा जा रहा है कि पीडीए का काट जो है ये ढूंढा गया है कि इससे कई जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो जुड़ेंगे, उनको लाभ मिलेगा और इससे उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इससे बीजेपी को भी लाभ मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव में जुटी बीजेपी सपा के पीडीए का तोड़ निकालने में जुटी है। यही वजह है कि बीजेपी अलग अलग जातियों के साथ मीटिंग करने की सोच रही है। वहीं बीजेपी पिछड़े जाति के युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने की फिराक में पूरी तरह से लग गई है। यही वजह है कि बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकालने का ऐलान किया है। इस दिन को बीजेपी पिछड़ा दिवस मोर्चा और विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है। दरअसल पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजना पीएम विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर लागू किए जाने की तैयारी हो रही है। सीएम योगी के निर्देश पर 17 सितंबर से शुरू हो रही इस योजना में प्रदेश से अधिक कामगारों यानी विश्वकर्मा को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। राजेंद्र सागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैन में। आज सबसे पहले हम अशोक यादव जी आपका रुख कर लेते हैं। अशोक यादव जी, पीडीए का तोड़ बीजेपी ने निकाल लिया है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि पीडीए का तोड़ निकाला गया है,
विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को लागू कर दिया जाएगा। अगर ये योजना 17 सितंबर को जब लागू होगी तो कई ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्हें इसका सीधे फायदा मिलेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? ठीक है, राजेंद्र सागर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी राजेंद्र सागर जी, यही सवाल आपसे है कि किस तरह से देख रहे हैं? जी राजेंद्र सागर जी, ये जो विश्वकर्मा योजना है जो बीजेपी लागू करने वाली है 17 सितंबर को, ये पीडीए का तोड़ की तरह देखा जा रहा है। इससे कई ऐसे जो छोटे जाति के लोग हैं उन्हें सीधा बेनिफिट मिलेगा, सीधा फायदा मिलेगा। इससे बीजेपी को तो फायदा होगा ही, उनको भी फायदा होगा। तो इस योजना को आप किस तरह से देखते हैं 2024 के चुनाव के मद्देनजर? मनीष जी, 2014 से लेके और इधर पूरे 9 सालों में केवल घोषणाएं हुई हैं, तमाम योजनाओं की घोषणा हुई है। धरातल से कितनी आई है ये इस देश की जनता जानती है ना। तो ऐसे में क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, इस पे डिस्कशन तो बात की बात है। पहले ये योजना धरातल पे आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तमाम तरीके की योजनाएं अब तक जो है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कर चुकी है। और जहां तक बात है बैक बेल्ट की, तो बैक बेल्ट तो हमेशा से पूरे इधर दोनों चुनावों में जो है बीजेपी के साथ रहा। लेकिन आज बैक बेल्ट जो है अपने आप को छला महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको मिला कुछ नहीं। उसको केवल एक जो है जबरदस्ती का एक आईना दिखा के, एक धर्म का चश्मा पहना के, बाकी उसको कुछ नहीं किया है। उसको किसी तरीके से कोई लाभ नहीं हुआ है। और जो योजनाएं चल रही थी वो और बंद कर दी गई इनकी। केवल नाम मात्र के लिए कागजों में योजनाएं बनाई जाती हैं। ऐसे ही 17 सितंबर को भी होगा, कागजों पे तो आ जाएगी लेकिन धरातल पे नहीं आएगी। आप देखिए तमाम अभी जो वैकेंसियां निकली थी उसमें किस तरीके से बैक बेल्ट का और एसटी का जो है जो हक था वो जो है छीना गया है, नाम बदल के और जो स्लोगन लगा के। तो ये सब जानते हैं कि क्या हो रहा है आज की सरकार में और क्या नहीं हो रहा है। जिस तरीके से छला जा रहा है तो बैक बेल्ट अब छलावे में आने वाला नहीं है। और बैक बेल्ट अब पूरी तरीके से जाग चुका है, क्योंकि आज इसको चाहिए रोजगार, समझे। और इस तरीके की योजनाओं से काम चलने वाला नहीं है। केवल कागजों मात्र में उसे जो चाहिए वो धरातल पे चाहिए आज के समय में। तो ऐसी योजनाएं पहले भी बहुत आ चुकी हैं और वो सिर्फ कागजों में ही होकर बंद हो गई है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये तो सब पूरा देश ही जान रहा है आज, मनीष जी। ठीक है, अशोक यादव जी, सवाल ये है सर कि देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आ रहे हैं, 17 सितंबर को लागू हो जाएगा। सीधे सीधे जो छोटे जाति के लोग हैं उन्हें फायदा मिलेगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक क्रेडिट सहायता दी जाएगी, जिसमें ब्याज दर 5% की रियायती होगी। ऐसे में काफी सारे फायदे उनको मिलने वाले हैं इस योजना के तहत। किस तरह से आप इस योजना को देख रहे हैं? क्योंकि पीडीए आप लोग लेकर चल रहे हैं, पीडीए, लेकिन ये तो पीडीए की काट निकाल के लेकर चले आए बीजेपी, और वो भी ऐसे समय पर लेकर आ गए कि 2024 का चुनाव है। ऐसे में भाई जिसको फायदा जहां मिलेगा फिर तो वो उधर ही जाएगा ना। नहीं, सही करे मनीष भाई। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए है वो पिछड़ा दलित विरोधी डीएनए। क्योंकि मैं आपको अगर 90 के दशक में ले चलूं तो मंडल कमीशन जब माननीय बीपी सिंह जी ने लागू किया था, उस समय सरकार कमंडल यात्रा निकाल करके सरकार गिरा दी थी बीपी सिंह की। क्यों गिरा दी थी? क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया। अभी मोहन भागवत जी 2015 में एक उन्होंने बयान दिया था, ऑर्गेनाइजर उनका मुखपत्र है और एक और कोई उनका है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उन दोनों में उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, पांच जन और ऑर्गेनाइजर में। और अभी जब देखा बिहार में इस तरह का बयान जब दे दिए, बिहार में जनता ने उनको बता दिया कि इस तरह के बयान का क्या मतलब है, तो उन्होंने फिर एक नया दांव चला। अभी 8 सितंबर को उन्होंने फिर एक नया बयान दिया कि आरक्षण जो है जरूरी है, तब तक जरूरी है जब तक कि समाज में भेदभाव है, जब तक डिस्क्रिमिनेशन है,
और उन्होंने भी कहा कि 2000 सालों से हम लोग अपने लोगों का इस तरह से शोषण करते आ रहे हैं, इस तरह से उनको इनइक्वलिटी का शिकार बनाते आए हैं। तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं मोहन भागवत का। अभी ये आरक्षण के पक्ष में बोल रहे थे, 2015 में आरक्षण के विरोध में बोल रहे थे, और ये कर क्या रहे हैं मनीष भाई? अगर आप इनके सरकार के पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो देखेंगे कि लगातार विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां हो रही हैं, प्रोफेसरों की नियुक्तियां हो रही है, बांदा विश्वविद्यालय में या गोरखपुर विश्वविद्यालय में, लगातार पिछड़े और दलितों समाज के दलित समाज के जो प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्तियों पर किस तरह से रोक लगा करके दूसरे समाज को उनकी नौकरियां देती जा रही हैं। पिछड़े और दलितों के आरक्षण को लागू नहीं करवाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस में भी वैकेंसी निकली है। आप देख लीजिए किस तरह से 27% ओबीसी का आरक्षण और जो अनुसूचित जाति का आरक्षण का इन्होंने सलीका लगाया है। आप देख लीजिए योगी सरकार ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में 18,000 से ऊपर पिछड़ों दलितों के शिक्षकों का पद इन्होंने खत्म कर दिया, उनकी नौकरियां खा गए लोग। तो क्या ये बताइए, पिछड़ा समाज या दलित समाज इस चीज को भूल गया क्या? ये नया गुफा लेके आ गए विश्वकर्मा योजना। वो नहीं जान रहा है कि इनकी जो नियत है वो नियत ही ऐसी है कि पिछड़ा दलित समाज के घोर विरोधी हैं। उनको 1990 के दशक के पहले वाले युग में ले जाने के लिए आमादा है, जहाँ पे पिछड़ा दलित समाज के पास न तो नौकरी थी, न तो पढ़ाई थी, न तो उसके पास कोई आर्थिक साधन था। जब वो सरकार वीपी सिंह की सरकार के बाद तमाम जो सरकारें आती गई इस देश में, सामाजिक आंदोलन का उन्होंने नारा बुलंद किया, सामाजिक आंदोलन पे काम हुआ, तब जाकर के पिछड़े दलितों का अपलिफ्टमेंट हुआ, उनका शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पे उनका पुनरुद्धार हुआ। लेकिन सरकार और आरएसएस जो कि इस दलित और पिछड़े पुनरुद्धार के सबसे बड़े ये लोग दोषी हैं, लगातार उनको डिरेल्ड करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं। और जब सत्ता में आने के पहले कहते हैं कि हम पिछड़ा बहुत बड़े समर्थक हैं, आप हिंदू हो, तो कहते हैं कि हम आपके ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो ये पिछड़े और दलित इनके लिए हिंदू नहीं रह जाते हैं, फिर उनके लिए शोषण करने लगती भारतीय जनता पार्टी उनके आरक्षण को, उनके नौकरियों पे। तो इस तरह की चीजें आप आंदोलन विश्वकर्मा जैसे जिस भगवान के नाम पर आप अगर इस तरह का कुछ लेके आके सोचेंगे कि हम विश्वकर्मा समाज को या पिछड़े समाज को या दलित समाज को इसको भ्रमित करके फिर एक बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये समाज इतना बेवकूफ नहीं है। ठीक है, समाज सब देख रहा है। ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए भाई, अब आप ये इन लोग का तो कहना है कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये पीडीए पर बहुत बड़ा चोट देने जा रही है बीजेपी? हमारे मित्र थोड़ा पढ़ लिख के नहीं आते, खाली बस झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जितना पिछड़े वर्ग को और एससी को जितना लाभ हुआ है, इनकी प्रोजेक्ट सरकार में, कांग्रेस की यूपीए में शायद नहीं हुआ है। और मैं इनको सबसे बड़ी बात बता दूं कि हमने तो वो करके दिखाया है जो आप कभी सोच नहीं सकते। आज देश का हमारा प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से ही आता है। आज देश की राष्ट्रपति पिछड़े आदिवासी से आती है। तो हम तो ऐसे लोग लेके आए। और जैसे तुमने कहा कि आरक्षण के ऊपर मोहन भागवत ने वक्तव्य दिया, मैं कहता हूँ आरक्षण तो बिल्कुल जरूरतमंद को मिलना चाहिए। क्या आज अखिलेश यादव को आरक्षण की जरूरत है? क्या अखिलेश यादव के बेटे को आरक्षण की जरूरत है? क्या लालू यादव को आरक्षण की जरूरत है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को आरक्षण की जरूरत है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को आरक्षण की जरूरत है? अगर ये लोग अपना आरक्षण जिसको नहीं मिला है उसको दें तो उनका भला हो सकता है, जो इससे वंचित रह जाते हैं, मगर नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे करोड़पति नहीं अरबपति है, और फिर भी कहते हमें आरक्षण चाहिए कि हम तो एसी पे आते हैं। इसी तरह से अखिलेश यादव का पूरा परिवार कहता है हम तो ओबीसी समाज से आते हैं। अरे जनाब, आज आप इतनी हाइट पकड़ चुके हैं कि आपके बराबर कोई लग नहीं रहा है, और आप फिर कह रहे हो हमें आरक्षण चाहिए। तो आप ये आरक्षण उनको दीजिए ना जिनको जरूरत है, जो आज भी पिछड़े हैं। आज दलित समाज में, ओबीसी समाज में आज कितने हमारे भाई बहन हैं जिनको इसकी सख्त जरूरत है, मगर ये लोग छोड़ेंगे तब तो उनको मिलेगा। तो ये दो मुहिम बात लोग करते हैं। हमारा पिछला मंत्रिमंडल भी आपने देखा होगा, जो केंद्र का हुआ था, 28 के 28 मंत्री हमने ओबीसी बनाए थे, और ये कहते हैं कि वहां पर ठगे जाते। अरे भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
हमारे यहाँ किसी एक परिवार का विकास नहीं होता है। जैसे कांग्रेस सरकार में एक परिवार का विकास होता है और समाजवादी पार्टी के यहाँ भी एक ही परिवार का विकास होता है। ऊपर से नीचे तक सारे एक ही परिवार के वहाँ मंत्री, विधायक और पार्टी के जितने पद हैं उन्हीं पे रहते। इसी तरह से आप देख लिए प्रियंका गांधी से ज्यादा कोई होशियार क्या कांग्रेस में नहीं है, मगर राष्ट्रीय सचिव उन्हीं को बनाया गया। बार बार कहना उन्हीं को सारी जिम्मेवारी दी जाती। तो क्या कांग्रेस में इससे ज्यादा कोई अच्छे मैं यही कहूंगा कि बुद्धिजीवी नहीं है, मगर यहाँ परिवार का पालन पोषण होता है। भारतीय जनता पार्टी बता दी किसी एक परिवार का पालन पोषण हो रहा हो। यहाँ सबका अधिकार बराबर है। यहाँ तो एक कोई टिकट किसी को अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, मगर इनके यहाँ अगर प्रियंका ने, सोनिया जी ने कह दिया कि ये मुख्यमंत्री बनेगा तो वो ही बनेगा, मगर हमारे यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। तो इनमें हमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीति देश के प्रति है, आम जनता के प्रति है। जिस तरह से 5 साल अखिलेश सरकार रही उत्तर प्रदेश में, मात्र गरीबों के लिए इन्होंने कितने मकान बनाए? 3500। और आज हम 2 करोड़ से अधिक मकान उत्तर प्रदेश में अकेले में दे चुके हैं। तो अंतर यही दिखाई दे जाएगा कि कितना अंतर है। और हमारे शासन काल में उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ओबीसी को और SC/ST को जितनी वैकेंसी मिली है शायद किसी को नहीं मिली है। अगर चाहिए आंकड़े गूगल पे पढ़े हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। राजेंद्र सागर जी, देखिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया का कहना है कि जो आरक्षण की बात होती है तो आरक्षण उनको दिया जाए जो जरूरी है। अब उन्होंने नाम भी ले लिया खड़गे जी को, मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव जी को। अब इन लोगों को आरक्षण की जरूरत थोड़ी ना थी कि भाई इनको अब आरक्षण दिया जाए। ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाए जो जरूरी है। और ऐसे में वोट एक अलग है, चलिए वोट मांगने के लिए सब जाते हैं, लेकिन वोटों के साथ साथ आप क्या दिखाएंगे, आपने क्या किया? भाई बीजेपी को आप दिखाएंगे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्या लेकर आए हमारे लिए, हमको क्या दिया, तो आप क्या कहेंगे? मनीष जी, इन लोगों का काम है बरगलाना और बेवकूफी भरी बातें करना और अनगढ़ बातें करना। इन छल्लेदार बातों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है ना। और जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण आज किसको मिल रहा है, ये खुद जानते हैं। आरक्षण आज किसको मिल रहा है? आज छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। आज जो 2% नौकरियां मिलती थी, उन नौकरियों में आप बता दीजिए कितने परसेंट है, कितने परसेंट कोटा खाली पड़ा हुआ है। तमाम ऐसी चीजें हैं। और इन्होंने आरक्षण के अंदर आरक्षण पैदा करके और आपस में लड़ने का काम किया है। दलित में महादलित, बैकवर्ड में महाबैकवर्ड, इस तरीके से आपस में लड़ा के और सारा आरक्षण ये खुद खा रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उनके पास केवल भूखी भरी बातें करने के अलावा कोई काम नहीं है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। क्या अमित शाह के बेटे जो गृह मंत्री हैं, उनके बेटे कितने काबिल आदमी हैं, कितने मैच उन्होंने खेले हैं, कितने क्रिकेट के बारे में जानते हैं, जो सीधा BCCI का सचिव बना दिया जाता है। आप परिवारवाद की बात करते हो। राजनाथ सिंह जी के बेटे विधायक है, तमाम पूरी लिस्ट है। 35 लोगों की ऐसी लिस्ट तो मेरे सामने अभी रखी हुई है जो जिनके परिवार के विधायक मंत्री हैं। और आप बात करते हो आपने कितने मंत्री बनाए हैं। आप केवल गिनती कराने के लिए रहते हो। केवल आप तो काम क्या कर रहे हैं? केवल एक और एक नारा है बीजेपी का और मोदी सरकार का, वन नेशन और वन मैन शो। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जीता जागता सबूत आपने दिल्ली में G20 में देखा। अभी 12 किलोमीटर के दायरे में 230 फोटो लगाए गए थे। 1000 करोड़ का बजट बनाया गया था। 4100 करोड़ रुपया खर्च करा गया था उस पे। 4100 करोड़ रुपया खर्च करा गया था। ये किसका पैसा था? इस देश की जनता का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था। और आपने ऐसे ही लुटा दिया। आप एक किटी पार्टी के लिए जो है 4100 करोड़ रुपया जो है जनता का ऐसे फूंक देते हैं। आपने क्या हासिल किया वहां से? राजेंद्र भाई, किटी पार्टी चल रही थी। राजेंद्र भाई, एक मिनट। राजेंद्र भाई, ये किटी पार्टी चल रही थी। हाँ, किटी पार्टी चल रही थी।
अच्छा जैसे एक चौपाल लगती है गांव में, उस तरीके से हो रहा था। आप बताइए। अच्छा राजेंद्र भाई, एक सवाल है छोटा से, एक सवाल है, ठीक है आप सुन लीजिए ना। अब आपको छोटा लग रहा था, ठीक है। एक चीज बताइए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। बात सुनिए ना, मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए, सुनिए ना मेरी बात को। अब पहले बात का जवाब दे दीजिए, फिर हम आप अपने ड्राइंग रूम की साफ सफाई, अपने ड्राइंग रूम को सही करते हैं कि नहीं? गंदा सामान हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? साफ सफाई मनीष जी, साफ सफाई हाँ या ना राजेंद्र भाई, हाँ नाम में जवाब दीजिए ना, हाँ नाम में जवाब दीजिए ना। आप करते हैं कि नहीं करते? मैं अपने बाप का रखा हुआ पैसा नहीं उड़ा दूंगा। कोई मेरे घर मेहमान आ जाएगा, जो मेरे घर बर्तन उपलब्ध है मैं उनको खाना खिलाऊंगा, मैं उसी घर में उसको बुलाऊंगा, ना कि जो है मेरे बाप का दिया हुआ पैसा जो है मैं उसको उड़ा। क्या राजन भाई ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग? इतने वरिष्ठ लीडर अगर मेहमान आ लीडर जाएंगे होके तो ऐसी बात कर रहे हैं। आप देखिए, पिता का पैसा किसका होता है? अरे महाराज आप सुनिए ना राजेंद्र भाई, आपके बच्चे आपका पैसा अगर, सुनिए ना, आप बताइए कौन से देश में इतना पैसा लुटाया? सुनिए ना आप राजेंद्र भाई, बताइए ना, आप कौन से देश ने इतना पैसा लुटाया? आप पैसे से परेशान थे कि G20 से परेशान थे? नहीं राजेंद्र भाई, पैसे से परेशान थे, G20 से परेशान थे। 121वें नंबर पे आया था, और आप जो है आप इस तरीके से टैक्स का पैसा लुटा के और आप दिखा रहे हैं। अभी बाइडेन ने वियतनाम में जाके सारी सच्चाई सब खोल दी कि क्या वो क्या है, क्या करके आए थे, है ना। और G20 का मतलब कोई मतलब नहीं है। पिछले 15 साल से मीटिंगें चल रही हैं, उसका कोई जनाधार नहीं है। केवल एक पार्टी के रूप में जो है एक चौपाल लगाई जाती है और उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं करता है। आप बताइए G20 में पिछले 15 साल में जितने भी मसौदे तैयार हुए हैं, वो भी बातें रखी गई, कितनी चीजों पे आज काम हो रहा है। आप बताइए, आपने 4100 करोड़ रुपया ऐसी जनता का फूक दिया। आप लोग को दर्द है G20 से, ठीक है। हम सुनिए ना, अगर मेरे घर मेहमान आएंगे, अपने बच्चों को भी देखूंगा, अपने परिवार को भी देखूंगा। सर भूखे नहीं जाने देंगे, लेकिन भूखे नहीं जाने देंगे, इतना मुझे मालूम है। चाहे जेब में 2 रुपया भी होगा तो भूखे नहीं जाने देंगे। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। जो मेरे पास बर्तन होंगे, वही हम कह रहे हैं सर, बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे, है ना। नहीं सर, बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे करने की। आप भी तब बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। नहीं सर, उस पर ना जाइए सर, आप ऐसी बात कर रहे हैं ना सर, ऐसी नहीं। राजेंद्र भाई विरोध के चश्मे को थोड़ा उठाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। विरोध के चश्मे को ना थोड़ा ताला लगा देते सर। G20 में थोड़ा तो बोल देते, अच्छा हुआ है महाराज। तो आप लोग को दर्द किस बात का है? बाबू जगजीवन राम जी ने जो कुछ कांग्रेस के जरिए दिया, वो इन्हें क्या देंगे ये, हमने जिससे आज आर्थिक स्थिति दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम की राजन भाई जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है राजन भाई जवाब भी ले लेते हैं। कैप्टन आसिम भदौरिया जी, सब बर्बाद कर दिया आपने भाई। क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? क्यों मतलब ये ST SC सबको आप लोग बर्बाद करके रख दिए हैं? कांग्रेस बहुत परेशान है। कांग्रेस के समय पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोगों को नौकरियां मिल गई थी, सबके घर में हर एक व्यक्ति जो है नौकरी देश की जनता परेशान है मनीष जी, इस देश की जनता हाँ, एक देश की जनता परेशान है। मनीष जी, आज देश जो है ना हमारा पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है। आज पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी महान शक्तियां थी, वो आके हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी लेने के लिए आगे से आगे खड़े हो रहे थे। यही जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये बड़े बड़े कंट्रियों के जो राष्ट्र नेता थे, ये हमारे प्रधानमंत्री को कभी नजदीक भी नहीं आने दिया करते थे। आज वो आगे होके हमारे साथ खड़े हो रहे हैं और तो हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो आप ये जो एक खयाती देश की बढ़ रही है, वही तो इन लोगों पे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ देश को लूटा है, बेवकूफ बनाया है, हिंदू मुस्लिम में बांटा है, जाति धर्म पंथ की मजहब की राजनीति करी है। अभी इन्होंने कहा इतना पैसा बर्बाद कर दिया। हमने जो किया है वो देश हित में किया है
और वो क्या होता था सैफई उत्सव के नाम से जो उत्तर प्रदेश का करोड़ों रुपए नाच गाने पे लुटाया जाता था, क्या उसका जवाब है? करोड़ों रुपए सैफई उत्सव के नाम पे नाच गाने पर नचनियों को बुला बुला के वहां डांस देखा जाता था, पूरा परिवार बैठ के डांस देखता था, तो वो पैसा किस पे उड़ाया जाता था? तो शर्म करो समाजवादी वालों, हमारे पास तुम्हारी हर बात का जवाब है, मगर मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ और फालतू बकवास नहीं करता हूं। मैं बात वो करता हूं जो देश हित में होती है, जनता के हित में बात होती है। भदौरिया जी, ये कांग्रेस ने सवाल उठाए थे आप पर, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। नहीं, जिसने भी उठाए मैंने बता दिया कि सैफई उत्सव के नाम पे वहां नचनियों को बुला के नचाया जाता था और जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद किया जाता था। ठीक है आपने शिक्षा अशोक दे पा यादव रहे जी, हैं, रोजगार अशोक दे पा यादव रहे जी, हैं, ठीक है, और ठीक है, बात कर राजेंद्र रहे हैं भाई जनता की। ठीक है, आ रहे हैं अशोक यादव जी। देखिए यहाँ सवाल है, अब तो G20 की तरफ ले गए, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे समय पर जैसे G20 सम्मेलन हुआ, अब इस तरह का विश्वकर्मा योजना आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो जनता है, जनता का झुकाव बढ़ता है, क्योंकि अब देख रहा है भाई विश्व के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े देश के लोग आ रहे हैं, आगे हमारे नतमस्तक हैं, हमने सारी बातें मनवा ली, उसके बाद फिर इस तरह की योजना बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, ये सब जितने भी लोग हैं इनको एक सीधा फायदा दिया जाएगा, कम बजट में इनको लोन दिया जाएगा, तो ये तो उनके लिए फायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2024 में कार्ड खेल दिया है बीजेपी ने, उससे किस तरह से अब आप लोग पार पाएंगे, उससे कैसे आप लोग अब उसकी कार्ड क्या निकालेंगे? ऐसा मन भाई, देखिए जनता जान रही है, ये सरकार का अगर झूठ गिन लिया जाए मोदी सरकार का, तो ये गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हो जाएगा। तो जनता जान रही कि ये झूठ पर झूठ, हर चुनाव को पहले नया वादा, फिर अगले चुनाव फिर नया वादा, पुराने वादों को डस्टबिन में डाल देंगे, फिर अगले चुनाव आएगा फिर नया वादा, फिर पुराने वादों को डस्टबिन। तो ये चीजें एक बार नहीं हुई, एक कमोबेश कई बातें हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी ऐसी बातें। सैफई उत्सव का जवाब चाहिए मनीष जी, मुझे सैफई उत्सव का जवाब, बोले सैफई उत्सव का जवाब दे दे थोड़ा, कि वो जनता का पैसा वहां क्यों बर्बाद किया जाता था और यहाँ आके झूठ बोल रहे बैठ के। अब सैफई उत्सव क्यों नहीं हो रहा? अब कराइए ना, ठीक है, जनता के पैसे पे ही सैफई उत्सव होता था, अब क्यों नहीं हो रहा? कराइए अब। हाँ, जवाब ले लेते हैं। हाँ, बताइए जरा सा वेट कर लीजिए। जी, इन्होंने कहा मनीष भाई कि अखिलेश यादव जी की सरकार को, अखिलेश यादव जी के परिवार को आरक्षण की जरूरत नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के मतलब परिवार को आरक्षण की जरूरत नहीं है। अरे भदौरिया साहब, ये बताइए 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में 18,000 पिछड़ों दलितों का जो आपने नौकरियां छीन ली, क्या उनको भी आरक्षण की जरूरत नहीं? तो आपने फील किया क्या? वो जो 18,000 पिछड़ों दलितों को बच्चों की नौकरियां आप लोग खा गए, उनको भी आरक्षण की जरूरत नहीं थी। दिल्ली पुलिस में जो आपने 27% आरक्षण का से आपने कुंडली मार दिया, जो उनके पिछड़ों का आपने हक खा गए दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकालते समय, क्या उन जवानों को भी आरक्षण की जरूरत नहीं थी? क्या बदलिया था? आप ऐसी बातें न करें। और आपने गिनाया 28 ओबीसी मंत्री हमने बनाए। आप ये बताइए 28 ओबीसी मंत्री बनाए, जिस समाज से मंत्री बिलोंग करते हैं, उस समाज के कितने लोगों का भला किया वो 28 मंत्री आपके? वो मंत्री 28 करोड़पति अरबपति हो गया होगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। 28 मंत्री आपने बनाए, वो 28 मंत्रियों का परिवार 28 अपने समाज के लोगों को नौकरियां तक नहीं दे पाए होंगे। क्या वो भला करेंगे? वो किसी समाज का क्या अपने समाज को भला करेंगे? तीसरी बात आपने कहा G20 को लेकर के कि देश का नाम रोशन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें आप हाइपोथेटिकल बातें करते हैं। मोदी जी के सामने वो राष्ट्राध्यक्ष आ गया, वो राष्ट्राध्यक्ष आ गया। ये चीजें आज देखिए, हम लोग जनता को फरगड़ा सकते हैं, जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन विश्व बिरादरी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप विश्व बैंक के अधिकारियों को बेवकूफ बना सकते हैं क्या? जो देख रहा है कि भारत जो है 55 लाख करोड़ जिसके ऊपर विदेशी कर्ज था 2014 तक, वो 2014-2023 तक 10 सालों में लगभग 9 सालों में 155 लाख करोड़ हो गया। ये तो वही बात हो गई कि मतलब घर फूंक तमाशा देखें। जो अभी राजेंद्र साहब कह रहे थे कि क्या हम किसी का स्वागत करने के लिए अपना घर बंधक रख देंगे क्या? ठीक है, हमारे घर कोई मेहमान आता है, जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारे पास सामर्थ्य है, उतना हम उसका आवा भगत करेंगे और करना भी चाहिए। इसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इसको अगर ये आप कहें कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, मोदी साहब ने देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया,
अरे विश्व का समाज नहीं देख रहा है आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। 80 करोड़ लोग इस देश में 2 जून की रोटी के लिए सरकार का मुंह देख रहे हैं मनीष भाई। क्या आप इस देश की गरीबी को नहीं छुपा सकते हैं क्या विदेशों से? आप इस देश के पर कैपिटा इनकम G20 में 19 देश प्लस 1 यूरोपीय यूनियन 20 ठीक है, देश है। जवाब भी ले 20 देशों में जवाब भी ले लेते। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दे दीजिए। आपने देखा होगा मनीष जी कि देश में G20 जैसा समिट पहली बार हुआ है। आज जब से देश आजाद हुआ है अभी तक इस तरह का कोई समिट नहीं हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े जो धनाढ्य देश हैं, बड़ी बड़ी ताकतों वाले देश हैं, ये हमारे उस योग समझते ही नहीं थे, उस योग के ही नहीं समझते थे। हमने आज पहली बार ऐसा करके दिखाया, देश को सम्मान दिलाया। आज देश पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान से लोग देख रहे हैं। आज हम अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट की वो कीमत है कि पासपोर्ट देख के हमसे ज्यादा एयरपोर्ट पर सवाल जवाब नहीं पूछे जाते। आज हम उस पहली पंक्ति पे जाके हम खड़े हो गए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि खर्चा क्यों कर दिया। अरे जनाब, खर्चा का हिसाब तो आप दो कि आप नाच गाने में खर्च किया करते थे जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं था। अब तो देश हित में कर रहे हैं, देश को तरक्की, देश को आगे बढ़ाने में, देश को वर्ल्ड लेवल पे खड़ा करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। आप नाच गाने से किसको क्या दे रहे थे जो करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश का बर्बाद कर रहे थे? इसका जवाब है तो आपसे आगे बिगड़ कर बात करें। बाकी झूठ बोलने के लिए बैठे हैं तो बैठे रहिए, सारे दिन झूठ बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राजन जी जवाब दीजिए सर। इंदिरा गांधी जी ने 100 देशों को सम्मेलन करा था। शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। हमने सेपई का पूछा है कि नाच गाने तो पैसा होता था, वो क्यों होता था, उससे किसको लाभ होता था, ये बताया मैंने। इसका जवाब देगा, डिबेट करना है आगे तो। बाकी आप कहानियां बुझाते रहो। इंदिरा गांधी ने कोई सबमिट नहीं किया है। इंदिरा गांधी का कोई 100 देशों का सबमिट नहीं हुआ है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी ने कोई 100 देशों का नहीं किया है। उस टाइम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरी कंट्रियां खड़ा भी नहीं होने देती थी। कौन जवाब देगा? क्या इस देश को अभी 2014 में ही देश को आजादी मिली है? क्या 2014 से इस देश में पैदा हुआ है? क्या ये इस देश में 2014 से पहले हमारे देश में रोडों की क्या स्थिति थी वो दुनिया ने देखी थी। 2014 से पहले हमारे देश में मात्र 9 एम्स थे। आज 2014 के बाद 28 एम्स रनिंग में है और इतने ही चालू होने वाले हैं। आज हमारे देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। 2014 से पहले संभागीय क्षेत्र पे एक मेडिकल बड़ी मुश्किल से होता था, आज जिलेवार है। आज जिले में तहसील तालुकावार जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये हमने ये 2014 के बाद करके दिखाया है। आप लोगों ने क्या किया था? सिंगल रोड हुआ करती थी, एक गाड़ी सामने से आ जाए तो दूसरी बगल में खड़ी रहती थी। आज हमने हाईवे बनाए, पूरे हिंदुस्तान में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे इतने आगे बढ़ चुके हैं। और हमारी सेना जब बॉर्डर पे जाती थी, एक महीने में बॉर्डर पे पहुंचते थे हमारे सैनिक, आज 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। हमने बॉर्डर तक रोडें बना दी हैं और इतने अच्छे अच्छे टनल बनाए हैं, इतने हाईवे बनाए हैं। सर एक करके कैप्टन साहब आते हैं आपके पास। केवल इस देश का पैसा लुटाया है, इस देश को लुटाया है, इस देश के टैक्सपेयर को लुटाया, आपने आम जनता को लुटाया, 5 करोड़ आदमी ने लुटाया। अगर आपको कुछ देना है तो वाकई शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। नहीं करेंगे। जब शिक्षा और रोजगार की बात आ जाती है तो आप धर्म में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप केवल और केवल बरगलाने के अलावा इस देश की जनता को कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये 2024 में आप पहले भी कौशल विकास योजना चला चुके हैं। उस कौशल विकास योजना में जो जिस तबके से निकल के आया है, आप उससे वो काम दोबारा करवाना चाहते हैं। आपको बच नहीं रहा है कि एक दलित गाड़ी में कैसे घूम रहा है, एक दलित का इतना बड़ा मकान कैसे बन गया, एक दलित संपन्न कैसे हो गया, एक दलित इतनी अच्छी रोटी कैसे खा रहा है। आपको कुछ भी हजम नहीं हो रहा है। आपने बैकवर्ड अशोक यादव जी, ठीक है राजन भाई, बैकवर्ड को दे पाएंगे। आप फिर से मौर्या से सब्जी दिखवाना चाहते हैं, ठीक है काम करवाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप देश को बदला रहे हैं केवल। ठीक है अशोक यादव जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी जो फार्मूला लेकर आ रही है दलितों और पिछड़ों के लिए, वो आप लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है।
और खासकर ये G20 का जो सम्मेलन हुआ वो और सिरदर्द बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है इससे चीजें प्रभावित होती हैं। कुछ भी हो, आप लोग भी जानते हैं हर चीज, आप लोग भी काफी जुड़े हुए हैं राजनीति से, काफी पुराने व्यक्ति हैं आप लोग, तो आपको ही मालूम है हर चीज का इफेक्ट पड़ता है, वो वोटर्स पे पड़ेगा। और जिस तरह से अब महासम्मेलन करने वाली है बीजेपी ओबीसी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, वो भी काफी आप लोगों के लिए कहीं ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए। ऐसा मनीष भाई, देखिए कुकर का एक चावल आप निकालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाए पूरा चावल पका है कि नहीं पका है। आपने देखा होगा अभी घोषी उपचुनाव था हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसमें योगी सरकार ने जितना भी नैतिक, अनैतिक और कुनैतिक तीनों काम जितना कर सकती थी उतना किया, लेकिन उस जनता ने जता दिया कि अब झूठ बोलने वालों की और प्रशासनिक दुरुपयोग करने वालों की, पिछड़ों की, दलितों की शोषण करने वाली सरकार को बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। घोषी की जनता ने लगभग 43,000 वोटों से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम किया। अब ये खाली हवाई बातें करके, कभी भगवान विश्वकर्मा के नाम पे, तो कभी मोहन भागवत द्वारा आरक्षण की तारीफ करके, तो कभी मोहन भागवत द्वारा आरक्षण का विरोध करके, तो कभी इस तरह का नया शिगुफा 28 मंत्रियों का ओबीसी बता के, ये सब शिगुफा अब नहीं चलेगा। वही तो मैं इसके पहले कह रहा था मनीष भाई, पता नहीं मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। 28 मंत्री जो इन्होंने बताया, जी आपकी आवाज सुनाई दे रही थी सर। जी। तो इस तरह की चीजें जो है तो ये लोग कर रहे हैं, तो सब जनता के सामने लोग बेनकाब हो चुके हैं। ये कह रहे थे सैफई में तमाम बातें कर रहे थे, भदौरिया साहब वहाँ मुजरा क्या बातें कर रहे थे। अरे सांस्कृतिक कार्यक्रम को ये लोग मुजरा और क्या कहते हैं, इनके नेताओं के जो जवान में भगवान सरस्वती का वास हो जाता, कम से कम जो छोटे से लेके बड़े नेता की ढंग से बोलना सीख जाते। ये लोग बेढंगी बातें, इनकी इस तरह की अनैतिक बातें जनता में इस तरह की जा रही मैसेज दे रही है कि जनता आक्रोशित होकर के इन लोगों के खिलाफ कर रही है। नहीं अशोक भाई वो तो ये भदौरिया जी ये भी कह रहे हैं ना कि अब बंद क्यों हो गया है। नहीं देखिए, ऐसा सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन करवाता है मनीष भाई? सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सरकार ही आयोजित करवाती है ना। अभी ये गोरखपुर महोत्सव में आपने देखा होगा मनीष भाई, ये नहीं होगा वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, किस तरह से बारबालाएं डांस कर रही थी गोरखपुर महोत्सव में। भदौरिया साहब को नहीं दिखा क्या वो? तो इस तरह की चीजें जो है, अब आप दूसरे के ऊपर करिए को उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली अपने तरफ दिखती है अपने आप। ये प्रकृति का नियम है। आप अगर ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को बारबालाओं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अशोक भाई इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से क्या फायदा हो रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं तो सांस्कृतिक विभाग बंद करते सरकार एक ऑर्डिनेंस लाके, सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रम से फायदा भी तो कुछ, जैसे अब भाई गोरखपुर महोत्सव होता है तो उसका फायदा होता है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से क्या फायदा था? नहीं वही तो हम कह रहे हैं भाई, सांस्कृतिक जो मंत्रालय उसको बंद कर दे सरकार ना। सांस्कृतिक मंत्रालय से कोई फायदा नहीं होता, इसको बंद किया जाए। क्या जरूरत है सांस्कृतिक मंत्रालय चलाने के जब जिससे कोई फायदा नहीं होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जब कोई फायदा नहीं होता है तो जिससे फायदा होता है वो कार्यक्रम सरकार चलाए, इसको बंद करे अगर नहीं कोई फायदा होता है। हम तो यही कह रहे हैं। ठीक है कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, भाई जब उससे फायदा नहीं हो रहा तो बंद कीजिए, वो तो कह रहे हैं। नहीं तो हमारे टाइम तो ऐसा नहीं हो रहा। इनके यहाँ तो एक महीना चलता था प्रोग्राम, 1 महीना पूरा सैफई उत्सव चलता था। और एक परिवार के दरवाजे पे दरबान, मतलब जैसे कोई दरबारी बैठते हैं ना, तो उस तरह से वहां जनता दरबारी बन के बैठती थी और एक परिवार वहां शहंशाह बन के बैठता था। बड़े बड़े सोफे होते थे उनके लिए, और सेवा में कम से कम 10 से 15 हेलीकॉप्टर लगाए जाते थे गेस्टों को लाने में छोड़ने में। ये स्थिति होती थी। एक बार मैं भी उधर से निकला था मनीष भाई, बता दूं कि सैफई के पास में मेरी ननिहाल है, 5 किलोमीटर दूर है, वहां से ज्यादा पास में दूर नहीं है। तो मैं एक बार ननिहाल गया तो उस टाइम सैफई उत्सव चल रहा था, तो मैं वहां की ये भव्यता देख के कि हेलीकॉप्टर एक उतर रहा है, एक उड़ रहा है, एक उतर रहा है, एक उतर रहा है, मैंने कहा इसमें कौन आ रहा है? बोले मैं इसमें कहीं सुपाल जी आए, इसमें अखिलेश जी आए, अब इसमें डिम्पल जी जाएंगी, इसमें जो है ना ये उनके बेटे आएंगे। ये स्थिति थी, मतलब जनता के पैसे को उड़ाने के लिए। आज सलमान खान आए, कल रवीना टंडन आएगी, परसों करीना आएगी, परसों जो आज जय बहादुरी जी आएंगी।
ये हाल था, 1 महीना चलता था, पूरे 1 महीने। अरे यही पैसा आप विकास कार्य में जनता के लगाते तो उस क्षेत्र की जनता का विकास हो जाता। आज भी वहां रोडें टूटी पड़ी हैं, आज भी वहां गांव में विकास नहीं हुआ है। मेरा ननिहाल है, मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे शायद। ये स्थिति है सपई क्षेत्र की, सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए और अपने आप को वन मैन शो करने को। देखिए हम तो बहुत बड़े शहंशाह हैं, हम जो है ना दरबार लगाए। अरे मैंने वो भी समय देखा है, मुलायम सिंह के पास एक टूटी साइकिल होती थी जिसमें कैरियल भी नहीं होता था, दीवार से टिका के खड़ी करते थे, और आज उनके बेटा 5-5 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं। मैं जानता हूं उनके पास कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। कहां से आया यह पैसा? अगर जनता का पैसा नहीं तो ये कहां से आ गया? इसका है जवाब, वो तो दें आप मुझे। ठीक है अशोक यादव, जवाब दीजिए सर। देखिए बड़ी बड़ी बातें भदौरिया साहब कहे, इनका ननिहाल है, मेरा ससुराल है सैफई। भदौरिया सब सत्य बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, मैं सत्य कह रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। मैं भी मुझे बोले नहीं, आप भदौरिया जी जिस वो तरह आपका की बातें ननिहाल कर है, रहे वहां हैं, पर पैसा उनका बचा- ससुराल है, और ससुराल तो जानते ही हैं बड़ा मेरे खतरनाक ससुराल होता है। देखिए ऐसा है, जो चीजें आप करके पैसा बचा के आप देश के विकास में लगाते। मैं पूछ रहा था कि जो अदानी जी के जहाज में माननीय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब घूमते थे, और आज जो देश की दुर्दशा जो हो रही है कि एक तरफ देश गरीब होता जा रहा है, देश के ऊपर 155 लाख करोड़ के कर्जे लगते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आज आप कहते हैं ना 70 साल फला सरकार ने लूटा देश। जिस सरकार का नाम आप लेते हैं, आप चाहे कांग्रेस की सरकार की बात करिए, चाहे प्रदेश में 4 बार समाजवादी सरकार थी, किसी भी पार्टी के पास हमारा अगर उत्तर प्रदेश में जनाधार है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं पे हमारा 5-6 जिलों को छोड़ के कहीं भी हमारा कार्यालय नहीं बना मनीष भाई। हर जगह किराए पर कार्यालय है, कहीं बना होगा तो छोटा सा एक रूम होगा। लेकिन इनके हाथ में कौन सा कुबेर का खजाना लग गया भारतीय जनता पार्टी के पास कि पूरे हिंदुस्तान के 765 जिलों में 3 स्टार रेटिंग का इनका हेडक्वार्टर बन के तैयार हो गया। अब बताइए कहां से पैसा इतना आ गया? देश गरीब होता गया, अदानी अमीर होता गया, भाजपा अमीर हो व्यवस्था और निर्मला सीतारमण जी और माननीय मोदी जी लेकर के आए, जिसमें देश कर्ज में जा रहा है, 155 लाख करोड़ के कर्ज में जा रहा है। अदानी जो है टॉप 5 पे पहुंच गए जो बतियों में। तो ये सारी चीजें जनता को समझ में आ रही भदौरिया साहब। और रह गई बात आप देश की पैसे की अगर बात करते तो 10 लाख का सूट नहीं पहनते हमारे साहब। आप इतनी बड़ी इतनी महंगी हवाई जहाज में नहीं, एक फकीर बन के 1 घंटे बाद उनका ड्रेसअप बदल जाता है। कभी जंगल में जाते सफारी टोपी है क्या क्या लगा लेते हैं, कभी जाते हैं किसी अगर अब आप चाह रहे हमारे प्रधानमंत्री कपड़ों ना पहने महाराज। वहाँ अशोक भाई, अब आप चाह रहे हमारे प्रधानमंत्री स्मार्ट भी ना लगे। मनीष भाई इन्होंने चूंकि नेताजी का नाम लिया कि टूटी साइकिल थी, मैं उसी बात को कर रहा था कि ये जो है क्या था उनके पास, चाय बेचते थे, तथा कथित जो कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, तो चाय बेचते बेचते कौन सा ऐसा हो गया भैया आपके अंदर, आप अपने आप को फकीर भी बताते हो, झोला लेके चल देंगे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी। अरे तो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री ये बताइए मनीष भाई, प्रधानमंत्री रहने पर एक कोई मतलब नहीं कि हम 10 लाख का सूट पहने। जवाहरलाल नेहरू भी देश के प्रधानमंत्री थे, खाकी पहनते थे। तो एक प्रधानमंत्री होने से ये मतलब नहीं होता कि आप 5 लाख की कलम से लिखेंगे, आप जो है 7,000 करोड़ की जहाज से चलेंगे। ये कोई प्रोटोकॉल अब ये बताइए, विदेश पैदल थोड़ी ना जाएंगे, विदेश पैदल थोड़ी ना जाएंगे, सरकारी जहाज है तो जाएंगे ही ना हमारा। ठीक मनीष भाई, इसके पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं जाता था क्या? कोई नहीं जाता था क्या अशोक भाई? नहीं, मोदी जी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए देश के, वो पानी वाली जहाज से जाते थे विदेश। वो भी तो जहाजे से जाते थे ना। तो अभी भी तो वही हो रहा है ना। बड़ी चीज है एक, नहीं शौक बड़ी चीज है, शौक। और इनके ऐशो आराम का जो शौक है माननीय मोदी साहब का, 10 लाख का सूट, 7,000 करोड़ का जहाज, जो प्रधानमंत्री के लिए पहले भी विमान है एयरफोर्स, एयर इंडिया का। प्रधानमंत्री के लिए ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले प्रधानमंत्री के पास जहाज आप नहीं चाहते हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित विमान से जाए। आप देश के टैक्स पेयर के पैसे का ऐशो आराम कर रहे हैं। एक देश देख रहा है। ठीक है। अरे भदौरिया जी आ रहे, ठीक है। राजेंद्र भाई आपके पास भी आते हैं। पीडीए को लेकर जो चल रहा है मामला इस वक्त, ये तो चलिए प्रधानमंत्री को लेकर हो गया, लेकिन भदौरिया जी ने 2 चीज कही कि भाई देखो हमने तो ओबीसी प्रधानमंत्री बना दिया, दलित राष्ट्रपति बना दिया, आप अपना बताइए आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ
मुख्यमंत्री अगर आप लोग जीतते हैं तो मुख्यमंत्री यादव फैमिली का ही होगा, ठीक है। और अगर केंद्र में अगर आप लोग का इंडिया आ गया तो फिर प्रधानमंत्री गांधी परिवार से ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि फिर कहां दलित पिछड़ा और कहां ये सब बातें हो रही है। अरे जब अगर आपको दलिती बनाना है, कोनो दलित उठा के बढ़िया नेता चुन के आप ले आते, लेकिन यहाँ तो लोग निकल रहे हैं ना, गांधी परिवार से निकल रहे ना, यादव परिवार से निकल रहे लोग। उनके कहने का मतलब ये है कि यादव परिवार से बढ़िए, उससे भी आगे कुछ है। मनीष भाई देखिए, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये पद ऐसा होता है, ये बनाया नहीं जाता। ये जनता जिसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ती है, जनता उस नेतृत्व के नीतियों के आधार पर, उस नेतृत्व के पर्सनालिटी के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर जनता वोट देती है। और आप जनता को मना करवा दीजिए भारतीय जनता पार्टी कि अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मत दो, मना कर दे भारतीय जनता पार्टी। भाई जनता ने दे रही है मनीष भाई, जो 37% उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास करके उनके 2012-17 तक के कार्यकाल में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास किया, 2014 में मुख्यमंत्री सुनिए ना, तब प्रधानमंत्री जो थे अपने बने जी पीएम मोदी, उनको कोई उस वक्त जान नहीं रहा था कि वही बन जाएंगे, लेकिन आखिर बने बाद में, ठीक है। बहुत लोग कई कयास लगा रहे थे वहां पे, लेकिन कोई जान नहीं रहा था। तो ऐसे में सवाल ये है कि आपके यहाँ तो जानना है, आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री बनना है तो अखिलेश यादव, पर अगर केंद्र में आ जाती है तो राहुल गांधी, इसके अलावा कोई है नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अगर चेहरे की बात करेंगे तो चेहरा कौन है? चेहरा आपको कोई लग रहा, अभी आपको कोई लग रहा कि है? और ऐसा कोई चेहरा है जो पीडीए के वोट को अपनी ओर खींच पाएगा, अगर हम अखिलेश यादव की बात छोड़ दें तो? अशोक यादव जी, लगता है संपर्क टूट गया। हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया के पास चलते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आप जवाब दीजिए सर पहले तो अशोक यादव जी के सवालों का, फिर हम बढ़ते हैं। ठीक है। राजेंद्र सागर जी देखिए, अब यहाँ पर तो यही है ना कि अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर आपके यहाँ राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं आप लोग, इधर अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये लोग देखते हैं अखिलेश यादव की ओर। इन सबके बीच में आपको कौन सा ऐसा नेता लग रहा है, अभी तक कौन सा ऐसा नेता लग रहा है जो दलित पिछड़ों में, आपके यहाँ जितने भी इंडिया गठबंधन है, दलित पिछड़ों में वो उन वोटों को अपनी ओर खींच सकता है? सॉरी मनीष जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो पट्टा लिखवा के आए हैं, देखिए, है ना। उनकी आप जिक्र नहीं करेंगे। 14 में प्रधानमंत्री वो बने, 19 में प्रधानमंत्री वो बने, अब 24 में भी वो डाइवर्ट हो जाएंगे लाल किले से कि मैं आके फिर झंडा फहराऊंगा। तो इनके पास कोई और नेता नहीं है, इनके पास कोई और नेता नहीं है। अरे आप एक ही 1 मैन शो चला रहे हो पिछले 9.5 साल से, और फिर आगे 5 साल के लिए उसी पे ट्रम्प कार्ड कर लो। तो आप पहले ये देखें इनके पास कितने नेता हैं। हमारे पास तो बहुत नेता हैं, 28 दल आज जो साथ हैं, सब अपने आप में संपूर्ण है और परिपक्व है, सब नेता हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 10-20 वोट वाला। लेकिन राजेंद्र भाई आपके वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, तो ऐसे में दलित पिछड़ों को आप लोग कैसे अपनी ओर खींचेंगे? 1%, 2% वोट लेकर आप तो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। अशोक यादव से आप कैसे, मतलब सपा पार्टी से आप कैसे आप अपने आप को कंपेयर करेंगे? फिर कैसे सपा पार्टी में आप अपना वोट तब्दील करेंगे? 1% तो वोट लेकर चल रहे हैं आप, दलित पिछड़ों को कैसे आप अपनी ओर करेंगे सर? मनीष जी, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें सारे लोग हैं, सारे जाति बिरादरी, सारे दल, सब हर जाति बिरादरी का नेतृत्व करने वाले उसमें मौजूद हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से कोई फॉल्ट नहीं है और सारे लोग आज एक मंच पर खड़े हुए हैं। आने वाले समय में भी एक मंच पर ही होंगे और हमारे लिए किसी भी तरीके का कोई 2019 में भी थे मंच पे एक साथ सर, 2019 में भी एक साथ मंच पर थे। नहीं, आज की बात करिए। आज आप देखिए, आज जिस तरीके से
पूरा देश निगाहें लगाए हुए इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है, और राजनीति देखिए, राजनीति कह सकते हैं चमत्कार में देर नहीं लगती है राजनीति में। बहन जी 2007 में जब सीएम बनी थी तो कोई कह भी नहीं सकता था कि ये जो है इतने बम्पर बहुमत से आगे और सीएम बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, राजनीति में चमत्कार होने में कोई देर नहीं लगती है। आज जो वोट बैंक इनके पास बैठा हुआ है, हो सकता है वो कल कांग्रेस के पास बैठा हो, क्योंकि आज लोगों को समझ में आ रहा है, और जो युवा पीढ़ी है वो भी समझ चुकी है कि अगर हमारा भविष्य कहीं सुरक्षित है और हम कहीं अगर जो है रह पाएंगे, तो वो आज हमें जो है कांग्रेस की तरफ देखना है। और आप देखिए 2024 में इस बदलाव की आंधी जो है आपको उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो प्रदेश की प्रभारी हैं, और माननीय अजय राय जी हमारे प्रदेश के जो अभी नवनियुक्त अभी जो अध्यक्ष बने हैं, तो वो पूरा मैनेज करना जानते हैं, और कहीं ना कहीं जो है एक बम्पर आंधी की तरह कांग्रेस की तरफ दोबारा से उत्तर प्रदेश में फिर आएगी। और अब ये तो समय बताएगा सर, आंधी चल रही है, हवा चल रही हो तो समय बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।